क्या आपका भी हेयर लॉस अर्ली 20s में स्टार्ट हुआ था और आपने उसे इग्नोर कर दिया, यह सोचकर कि शायद यह नॉर्मल है? ये बहुत कॉमन सिचुएशन है। जैसे जैसे समय बीतता है, अगर सही समय पर इंटरवेंशन न लिया जाए तो स्कैल्प पर एडवांस्ड बॉल्डनेस डेवलप हो सकती है। हमारे पेशेंट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने शुरुआती स्टेज में अपने हेयर लॉस को इग्नोर किया और धीरे धीरे उनकी बॉल्डनेस एडवांस स्टेज तक पहुंच गई। इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं उनके रियल कंडीशन, ताकि आप समझ सकें कि एडवांस्ड हेयर लॉस केसेस में भी ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। हम इस जर्नी में आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे हमने हेयरलाइन डिजाइनिंग, सर्जरी और फॉलोअप पूरा किया। अगर हमारे पेशेंट ने अपने एडवांस्ड हेयर लॉस को रिवर्स किया तो आप भी अपने हेयर लॉस जर्नी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। हेलो, मेरा नाम है सचिन तिवारी और हेयर फॉल मेरे को पिछले 4 साल से हो रहा है और इसके लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा मतलब जो होता है जैसे दवाइयाँ या फिर होम्योपैथी, आयुर्वेदा सब कुछ करके देखा है, तो उससे कुछ भी फ़ायदा हुआ नहीं। तो फाइनली मैंने अब ट्रांसप्लांट कराने का सोच रखा है, तो इसलिए मैं आज क्यूएसटी आ रखा हूँ। तो प्रॉब्लम तो सबसे पहले मेरे दोस्तों ने नोटिस करी जब मेरी हेयर लाइन पीछे जा रही थी, तो लेकिन उस टाइम पे मैंने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि उस टाइम पे हेयर फॉल नहीं हो रहा था। तो लेकिन बाद में जैसे ही मैं 12th पास हुआ और कोविड आया, तो उसके बाद से कॉम्ब करते हुए, शैम्पू करते हुए और सोते हुए भी तो ज़मीन पे बाल गिरे हुए दिखते थे, तकिया पे गिरे हुए दिखते थे, तो तब पता चला कि हाँ, अब हेयर फॉल हो रहा है। तो हेयर फॉल वैसे मेरे को वैसे जेनेटिकली प्रॉब्लम तो नहीं है उतनी, क्योंकि घर में पापा के है, बस हल्का सा हेयर लाइन का इशू था। लेकिन मेरे को मेन रीज़न लगता है थोड़ा स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि काफ़ी पढ़ाई-वढ़ाई का स्ट्रेस था और फिर जब ये झड़ने लगे तो उसके बाद और ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ता गया, तो मेरे को लगता है स्ट्रेस ही मेन रीज़न था हेयर फॉल का। होम रेमेडीज़ तो काफ़ी सारी ट्राई करी, मतलब जैसे बोलते हैं प्याज़ लगा लो और कुछ थे बहुत सारे, मतलब बहुत ही सारे थे। कभी जिमोड़ का वो लगा दिया या फिर कभी आंवले का कर लिया, कभी करी पत्ते का कर लिया, तो काफ़ी सारी चीज़ें करी, लेकिन उससे कुछ ही फ़ायदा नहीं, मतलब हेयर फॉल बढ़े ही जा रहा था, मतलब रुका नहीं कभी भी। लाइफ़स्टाइल में सबसे पहले तो मतलब जब बाल झड़ने स्टार्ट हुए तो कहीं भी जाने में ऐसे थोड़ा हिचकिचाहट होती थी कि यार लोग नोटिस करेंगे, और लोग करते भी थे। तो वो मुँह के आगे बोल देते थे कि अरे यार, तेरे तो बाल झड़ रहे हैं, तू तो गंजा हो रहा है। तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हुआ। लेकिन उस टाइम पे भी तब भी ठीक था, लेकिन अब पिछले 1-2 साल से इतने बाल ज़्यादा झड़ने लग गए कि मैं कहीं पे जाना भी मैंने बहुत कम कर दिया। फ़ोटोज़ खिंचा रहा था तो मैं एकदम थोड़ा मैंने एक ऐसा एंगल ढूँढ लिया था जिससे थोड़ा ऐसा ना लगे कि मैं गंजापन आ रहा है। लेकिन फिर वो एंगल भी जब काम नहीं आने लगा, तो मैंने सोचा कि अब पूरा शेव ही कर लेते हैं। तो मैंने अभी पिछले 1 साल से मैं पूरा हेड शेव करके ही चल रहा था। उससे कोई भी अंतर ऐसा पड़ा नहीं, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही कम हो गया था। हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में मैं पिछले 2 साल से सोच रहा हूँ। अभी थोड़ा मैं फ्री हो चुका हूँ, तो मैंने सोचा कि अब करा लेते हैं। मैंने हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में मेरे को जब मैं ऐसे रिसर्च कर रहा था कि बालों को कैसे वापस लाएँ, तो तब पता चला। तो काफ़ी सारे क्लिनिक्स देखे थे मैंने, काफ़ी सारे अच्छे भी लगे, ऐसा नहीं था कि कोई बुरा लगा। लेकिन सबसे अच्छा मेरे को क्यूएसटी लगा, क्योंकि मैंने देखा कि रिव्यूज़ काफ़ी ऑनेस्ट थे और फिर उसके बाद क्या हुआ कि देखते-देखते फिर मेरे पड़ोस में भी एक लड़के ने यहीं से कराया, मेरे दोस्त ने। तो जब मैंने उसका रिज़ल्ट देखा तो मैं एकदम श्योर हो गया कि हाँ, मेरे को अब क्यूएसटी से ही कराना है। तो मैंने फिर क्यूएसटी की हेल्पलाइन पे मैंने व्हाट्सएप करा, कॉल करा और उसके बाद उन्होंने मेरे से मेरी फ़ोटोज़ माँगी हर एंगल से, तो मैंने अपनी फ़ोटोज़ भेजी और कुछ टाइम बाद उनका मेरे को रिप्लाई आया कि डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग मेरे को 5500 ग्राफ्ट्स की नीड है। तो सर्जरी से रिलेटेड सबसे पहले तो यही बात दिमाग में आती है कि पेन होगा, नहीं होगा। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा ऐसे रिव्यूज़ पढ़े हुए हैं और यहाँ भी मैंने डॉक्टर से भी बात करी, तो उन्होंने मेरे को काफ़ी ज़्यादा ऐसे बताया कि पेन नहीं होता है, क्योंकि एनेस्थीसिया लग जाता है। तो बस वही हल्का-फुल्का जो एक इंजेक्शन लगने में पेन होता है, बस उतना पेन होगा। बाकी मेरे को ऐसा था कि क्योंकि बॉल्डनेस काफ़ी ज़्यादा है, तो एक बार में कवरेज होगा, नहीं होगा, ये सब चीज़ें। तो डॉक्टर ने बोला है कि हम ट्राई करेंगे पूरा एक बार में कवर करने का। तो अब मैं जा रहा हूँ अपनी सर्जरी के लिए और बीच-बीच में जो भी अपडेट्स होंगे वो मैं आपको बताऊँगा, और सर्जरी के बाद मैं आपसे वापस दोबारा मिलूँगा। थैंक यू क्यूएसटी। पेशेंट के स्कैल्प का जब डिटेल्ड एग्जामिनेशन किया गया तो हमारे एक्सपर्ट्स ने डायग्नोस किया कि उनकी बॉल्डनेस डिफ्यूज ग्रेड 5 स्टेज पर पहुंच चुकी है। इस स्टेज में सबसे पहले उनकी हेयरलाइन रिसीड हुई और जितना हेयरलाइन पीछे गया उतना ही फ्रंटल एरिया खाली नजर आ रहा था। जहां पहले डेंस हेयर ग्रोथ होती थी वहां अब स्कैल्प क्लियरली विजिबल थी। साथ ही फ्रंटल जॉन, मिड स्कैल्प और क्राउन रीजन भी डैमेज था, जहां ट्रांसप्लांट की बेहद नीड थी। लेकिन इस चैलेंजिंग बॉल्डनेस पैटर्न के बीच एक पॉजिटिव फैक्टर था, पेशेंट का डोनर एरिया।
जो हेल्थी कंडीशन में था। स्कैल्प एनालिसिस के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के एग्जिस्टिंग हेयर्स को ट्रिम किया जिससे एरिया क्लियरली विजिबल हो। फिर केयरफुली कस्टमाइज्ड हेयरलाइन डिजाइन की गई जो उनके फेशियल फीचर्स, एज और नेचुरल हेयर फ्लो को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। हेयरलाइन डिजाइन एक ऐसा स्टेप है जहां आर्टिस्टिक हैंड और साइंस का परफेक्ट ब्लेंड जरूरी होता है और हमारी टीम ने ये काम अटमोस्ट प्रिसिजन के साथ कंप्लीट किया। तो अभी मेरी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है 7 से 10 मिनट पहले। और मेरे को टोटल 5300 ग्राफ्ट्स लगे हैं। वैसे उन्होंने 5500 ग्राफ्ट सजेस्ट करे थे लेकिन मेरा कम में ही हो गया। तो और क्या बोलते हैं, मेरे को काफ़ी ज़्यादा ऐसे पेन वेन कुछ नहीं हुआ। बस जब एनेस्थीसिया लगा रहे थे तब हल्का हल्का सा लग रहा था कि कुछ हो रहा है, वरना उसके बाद एकदम स्मूथ प्रोसेस था। कुछ भी समझ में नहीं आया कि कब क्या हो रहा है। मैं बस लेटा हुआ था, कभी कभी सो भी जा रहा था, झपकी आ जा रही थी। बाकी सब कुछ एकदम नॉर्मल था। डॉक्टर्स का और स्टाफ का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, कोई कंप्लेन नहीं थी। और मेरे को बीच बीच में ऐसे वॉशरूम ब्रेक और जो भी मैं बोल रहा था वो सब सुना जा रहा था। बार बार पूछा जा रहा था कि पेन हो रहा है नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा था तो दोबारा से एनेस्थीसिया दे के सब कुछ सही कर दिया जा रहा था। और बीच में लंच ब्रेक भी मिला था जिसमें उन्होंने मेरे को खाने के लिए भी एकदम अच्छे से सब कुछ किया था। तो मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहा है। तो जो मेरी सर्जरी हुई है वो क्यूएसटी टेक्निक से हुई है। और इस सर्जरी को मैंने चूज इसलिए किया क्योंकि इस पे सेम टाइम पे ये लोग ग्राफ्ट निकालते हैं और सेम टाइम पे उसको इम्प्लांट करते हैं। तो उसकी वजह से जो सक्सेस रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए मैंने ये वाली टेक्निक को चूज किया। तो जो मैंने डिसीजन लिया था क्यूएसटी से अपना ट्रांसप्लांट कराने का, अभी तक मेरे को लग रहा है कि मैंने एकदम सही डिसीजन लिया है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस एकदम बढ़िया रहा है। जो मेरे को कवरेज चाहिए थी वो मेरे को मिली है। मेरे को पूरा स्कैल्प एक बार में कवर कराना था। मेरे को ऐसा नहीं था कि मेरे को 2 सीटिंग में कराना है। तो उस बात को भी उन्होंने एकदम अच्छे से रिस्पेक्ट करा है और सब कुछ जैसा मैं चाहता था वैसा ही हुआ है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस था काफ़ी अच्छा रहा है। तो मेरे जो है बियर्ड से भी थोड़े ग्राफ्ट लिए गए हैं। मैं ओपन था एकदम कि आपको अगर बियर्ड से ग्राफ्ट लेने तो आप ले सकते हैं। तो शायद मेरा 2 या 300 ग्राफ्ट्स की थोड़ी कमी पड़ रही थी, तो वो मेरे बियर्ड से ले रखे हैं, बियर्ड एरिया से। वो भी अभी एकदम सही है। तो अभी सब कुछ एकदम बढ़िया है। अभी सर्जरी हो चुकी है और जो बिल्कुल भी मेरे को बिल्कुल एकदम जैसा नॉर्मल जैसा मेरा हर दिन होता है वैसा ही लग रहा है। ऐसा कुछ भी पेन वेन ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। बाकी सब एकदम बढ़िया चल रहा है। तो अब मैं वापस आऊँगा 1 महीने के बाद जब भी मेरी पीआरपी का सेशन होगा, और तब मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा 1 महीने का रिजल्ट कैसा है। तब बने रहिए वीडियो के साथ। थैंक यू क्यूएसटी। पेशेंट की सर्जरी जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स ने स्कैल्प के डिफरेंट जोन्स के अकॉर्डिंग ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए। हेयरलाइन जोन में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स को इरेगुलर पैटर्न में इम्प्लांट किया गया जिससे नेचुरल लुक क्रिएट हो सके। फ्रंटल एरिया में मैक्सिमम डेंसिटी ऐड करने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए। मिड स्कैल्प में भी वॉल्यूम एनहांस करने के लिए सेम टाइप ऑफ फॉलिकल्स का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। क्राउन रीजन में नेचुरल स्वर्ल पैटर्न रिक्रिएट करना एक डेलिकेट स्टेप था जिसमें डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स को केयरफुली डिफरेंट एंगल्स में इम्प्लांट किया गया ताकि रीग्रोथ बिल्कुल नेचुरल लगे। इस केस में टोटल 5300 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए जो बॉल्डनेस के अकॉर्डिंग परफेक्ट कवरेज और डेंसिटी प्रोवाइड कर रहे थे। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सचिन तिवारी और आज से 1 महीना पहले मेरा सर्जरी हुआ था। तो आज मैं अपनी फर्स्ट पीआरपी के लिए आया हूँ। तो 17 मार्च को मेरी सर्जरी हुई थी और 2 दिन का प्रोसेस था। पहले दिन स्लीटिंग प्रोसेस था तो उस पर 4-5 घंटे लगे थे। एकदम नॉर्मल सा प्रोसेस था। और अगले दिन मेरा ट्रांसप्लांट हुआ जिसमें मेरे 5300 ग्राफ्ट्स लगे और सर्जरी 12 घंटे तक चली थी। और बात रही पेन की या ऐसा कुछ भी डिस्टर्बेंस, तो मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पेन ना के बराबर था। एनेस्थीसिया लगने का हल्का फुल्का पेन था और उसके अलावा कुछ भी नहीं था। एकदम बेयरेबल पेन था। मैं तो बोलूँगा बेयरेबल भी नहीं था, बहुत ही कम था। और सर्जरी के दौरान माहौल भी काफ़ी अच्छा था, अच्छे। और मैं तो काफ़ी बार सो भी गया था क्योंकि पता ही नहीं चल रहा था कि सर्जरी हुई। ऐसा लग रहा था कि मैं घर पे ही सोया हुआ हूँ। और बीच बीच में मेरे को रिफ्रेशमेंट्स भी मिल रहे थे और मेरा जब मन था मेरे को वॉशरूम जाने के लिए ब्रेक भी मिल रहा था। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा मेरा। तो मेरे को वैसे सजेस्ट 5500 ग्राफ्ट्स किए थे, लेकिन 5300 ग्राफ्ट्स से मेरा पूरा कवरेज हो चुका था। मेरा पूरा का पूरा
ये जो स्कैल्प है पूरा का पूरा कवर किया गया है। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि शेडिंग फेज चालू है, कुछ बाल झड़ चुके हैं और आने वाले टाइम में और भी बाल झड़ेंगे, लेकिन आई एम क्वाइट होपफुल कि आने वाले टाइम में मेरा रिजल्ट और अच्छा है। तो जब मैं सर्जरी से होते हुए घर को गया तो उसके बाद मेरे को गाइड किया गया था कि मेरे को लगभग 5 से 6 दिन मेरे को एकदम स्ट्रेट सोना है, ऊपर देखते हुए, इधर उधर नहीं सोना। उसका ये रीज़न था कि जो स्वेलिंग होती है अगर जिस साइड को तुम सो रहे हो उस साइड को ट्रांसफर हो जाती है, तो इसीलिए मेरे को वैसे सोना था। थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट था, लेकिन 1-2 दिन बाद आदत लग गई थी। बाल चाहिए तो इतना तो तुम सेक्रीफाइस कर ही सकते हो। बाकी थोड़ा खाने का था कि जैसे कुछ खट्टा या ऐसे ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाना है, सिर्फ 5-6 दिन का था, ज़्यादा नहीं था। तो उसके बाद सब कुछ सही हो गया। बाकी 5th डे मेरा हेड वॉश हुआ और हेड वॉश के लिए मेरे को हमेशा ये लोग जो टीम थी इनकी, मेरे को हर बार क्यूएसटी की टीम हर बार 2-2 बार कॉल करती थी डे 1 से, जब तक मेरे स्कैब्स पूरे रिमूव नहीं हो चुके थे। डे 11 या 12 तक मेरे को हमेशा इन्होंने 2-2 टाइम्स कॉल किए, मेरे से फॉलो अप फोटोज मांगी, मेरे को पूरा गाइड किया, मेरे सारे के सारे डाउट्स सॉल्व करे। कुछ ज़्यादा डाउट्स हो रहे थे तो मेरी डॉक्टर से भी बात कराई और मेरे को पूरा वीडियोस के थ्रू, फोटोज के थ्रू पूरा गाइड करते रहे कि हेड वॉश कैसे करना है, स्कैब्स कैसे निकालने हैं, ऑयलिंग कैसे करनी है। तो मेरा यही प्रोसेस था और मेडिसिन मेरी लगभग 7 या 8 दिन तक ही थी मेडिसिन ऑपरेशन के बाद। वो भी प्रीबायोटिक्स और एंटीबायोटिक्स, ये सब पैरासीटामोल ताकि बुखार ना आए, ये सब बस हो गया। इतनी नॉर्मल चीज़ें थी। तो और जो टीम का जो सपोर्ट था, टीम की जो गाइडेंस थी और वो सब कुछ थी, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थी, क्योंकि जो डाउट्स आ रहे थे, कैसे सोना है, क्या क्या खाना है, या फिर हेड वॉश के टाइम पे मेरे को काफ़ी ज़्यादा डाउट्स हो रहे थे कि मैं अभी अपने स्कैल्प को हाथ लगा सकता हूँ नहीं लगा सकता, मुझे डर लग रहा था कि ग्राफ्ट्स ना निकल जाए। तो उसके लिए टीम ने काफ़ी अच्छे से सपोर्ट किया और वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल था मेरे लिए। तो सर्जरी के बाद मेरे को डॉक्टर से कुछ ऐसे प्रिकॉशंस मिले थे जो मेरे को फॉलो करने थे, जैसे कि हर मेरे को 30 मिनट्स में सलाइन वाटर का स्प्रे करना था अपने स्कैल्प पे और सीधे सोना था, दवाइयाँ टाइम से खानी थी, स्पाइसी फूड या फिर फास्ट फूड मेरे को अवॉइड करना था और हैवी वर्कआउट नहीं करना था मेरे को। ऐसा था कि मैं अपने घर के अंदर टहल सकता था, अगले दिन से ही, ऑपरेशन के अगले दिन से ही घर के अंदर टहल सकता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, बिना सर्जिकल कैप के कर सकता था। लेकिन जब भी वॉशरूम जाना था तो उसके लिए मेरे को सर्जिकल कैप वेयर करनी थी। डॉक्टर्स ने मेरे को बोला था कि मैं 15-20 दिन के बाद जा सकता हूँ बाहर, बिना सर्जिकल कैप के भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं पर्सनली बताऊँ तो अभी जब मैं पीआरपी के लिए आया हूँ मैं तभी अपने घर से बाहर निकला हूँ, उससे के अलावा मैं घर से बाहर नहीं निकला, क्योंकि मैं और अपनी तरफ से ज़्यादा कॉशियस होकर चल रहा हूँ कि अब अगर कराया है तो ज़्यादा अच्छे से रिजल्ट्स आए, इसलिए। तो आज पीआरपी हुई मेरी और पीआरपी में उन्होंने पहले मेरा थोड़ा सा ब्लड निकाला, आई गेस 30 ml था, और उसके बाद कुछ 15-20 मिनट में उससे प्लाज्मा अलग करते हैं, तो वो थोड़ा सा टाइम लगा। उसके बाद बाकी पीआरपी का प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ था, बिल्कुल पेनलेस था। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने पहले पीआरपी काफ़ी बार करा रखी थी, उसमें मेरे को सच में इतना पेन हुआ था कि मैं झटपटा गया था, मैं बोल रहा था कि अब रहने दो, नहीं करनी, लेकिन फिर करानी पूरी पड़ती थी। लेकिन यहाँ पे काफ़ी मतलब बात करते करते पता भी नहीं चला कैसे हो गई, क्योंकि ये लोग मसाजर का यूज़ करते हुए अच्छे से इंजेक्ट कर रहे थे। तो पीआरपी का प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा पेनफुल नहीं था, मतलब एकदम नॉर्मल जैसा एनेस्थीसिया के टाइम पे हो रहा था एकदम वैसा ही था, बाकी बिल्कुल ही पेनफुल नहीं था। तो ये था मेरा 1 मंथ का एक्सपीरियंस और पहली पीआरपी का एक्सपीरियंस। अब जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो आपसे दोबारा मिलूंगा अपने सेकंड पीआरपी में और अपना रिजल्ट भी आपको ऐसे ही दिखाता रहूँगा। बाकी बने रहिए क्यूएसटी की टीम के साथ। 1 month after the transplant, जब पेशेंट अपनी पहली पीआरपी सेशन के लिए क्लिनिक आए, हमारे एक्सपर्ट्स ने ऑब्जर्व किया कि स्कैल्प पर लगभग 50% शेडिंग विजिबल थी। इस स्टेज पर पीआरपी काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यह ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन और ग्रोथ फैक्टर्स प्रोवाइड करता है। इससे ग्राफ्ट्स की सर्वाइवल रेट बढ़ती है, हीलिंग फास्ट होती है और अपकमिंग हेयर ग्रोथ के लिए स्कैल्प को हेल्थी एनवायरनमेंट मिलता है। सबसे एनकरेजिंग बात यह थी कि उनका डोनर एरिया पूरी तरह हील हो चुका था, जिससे आगे की जर्नी स्मूथ रहने वाली थी। आज मेरा 62 डेज कंप्लीट हो गया है और ये मेरी सेकंड पीआरपी है। तो जब मैं ट्रांसप्लांट के बाद घर गया तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि पेन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पे तो पेन किलर्स मैंने ली हुई थी। लेकिन जब मैं ट्रांसप्लांट के बाद घर पहुंचा, एक रात गुजरी और उसके बाद जब अगले दिन सुबह हुई तो मेरे को ऐसा कुछ फील हुआ नहीं। मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं नॉर्मल ही जैसे डे टू डे लाइफ में जैसे चलता फिरता हूँ वैसा ही हो रहा था सब कुछ। बस थोड़ी बहुत केयर करनी पड़ रही थी, कैप मेरे को सर्जिकल कैप पहननी पड़ रही थी वॉशरूम जाते हुए और ऐसा कुछ। बाकी ऐसा कुछ था नहीं, कुछ भी ऐसा पेन और ऐसा भी कुछ डिस्कम्फर्ट मेरे को फील नहीं हुआ। बस सोते टाइम थोड़ा बहुत
मेरे को केयरफुल रहना था और जो मेरी हीलिंग थी वो भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट हुई। जो मेरा डोनर एरिया था और जो मेरा बियर्ड एरिया था तो काफ़ी जल्दी हील हो गया, मतलब आज से 10 या 12 दिन के अंदर मेरे हिसाब से पूरा हील हो गया था। और मेरा जो पहला हेड वॉश था वो 50 डे पे था और फिर 6th और 7th डे से मैंने हल्के हल्के करके जो स्कैब्स थे उनको रिमूव करना स्टार्ट किया और काफ़ी स्मूथ प्रोसेस था। क्या QHT की टीम की तरफ से पूरा सपोर्ट था, मेरे को कॉल्स आते थे, मेरे को वीडियोस भेजे जाते थे कि कैसे हेड वॉश करना है, कैसे क्या करना है। तो जो मेरी नॉर्मल डे टू डे लाइफ थी वो मेरे हिसाब से अगले दिन से ही स्टार्ट हो गई थी। बस हल्का फुल्का मेरे को थोड़ा सा परहेज करना था, मेरे को खाने पीने से रिलेटेड कुछ खट्टी चीज़ें या वैसे कुछ स्पाइसी फूड्स मेरे को नहीं लेने थे। उसके अलावा एकदम नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हो गई थी, मैं घर के अंदर ही टहलना स्टार्ट कर दिया था, कुछ भी ऐसी दिक्कत वाली बात थी नहीं मेरे को। तो जो यहाँ का स्टाफ सपोर्ट था, जो यहाँ का डॉक्टर्स का सपोर्ट था और जो हेल्पलाइन है QHT की उसका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मेरे को मिलता है। और कभी भी मेरे अंदर कोई क्वेरी आती है या कुछ भी ऐसा कुछ, मैं अगर बाय चांस कोई प्रॉब्लम फेस करता हूँ तो मैं सीधे हेल्पलाइन पे कॉल करता हूँ और मेरी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दिया जाता है। और अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो मेरा डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन फिक्स करा दिया जाता है, तो फिर जो डॉक्टर हैं वो मेरी प्रॉब्लम को, मेरी क्वेरी को सॉल्व करते हैं। और जब मैं QHT में पहली बार आया था तो मेरे को ऐसा लगा था कि कैसा एक्सपीरियंस होगा, क्या होगा, लेकिन जब मैं आया तो यहाँ का जो स्टाफ था, यहाँ के जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने मेरे को बहुत ही अच्छा फील कराया, उन्होंने मेरे को काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराया और उसकी वजह से जो पूरा ट्रांसप्लांट का जो प्रोसेस था वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गया। मेरे को जब ऐसे प्रॉब्लम होने लगी थी हेयर फॉल की तो मैंने थोड़ा यूट्यूब पे देखा, तो मैंने देखा कि जैसे रणबीर कपूर, सलमान खान, ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करा है। तो तब मेरे को जाके पता चला कि एक हेयर ट्रांसप्लांट जैसी भी कोई चीज़ है जिससे जो गए हुए बाल हैं वो भी वापस आते हैं। मैंने काफ़ी सारे क्लिनिक्स को देखा काफ़ी टाइम तक, मैं कहूँगा कि कम से कम मैंने 3 या 4 साल रिसर्च करी है हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड। और मेरे लिस्ट में काफ़ी सारे थे, क्लिनिक्स थे, लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो ये था कि मेरे को अच्छा रिजल्ट चाहिए और अच्छे बजट में चाहिए। और तीसरा था कि जो एक आफ्टर केयर जो सर्विस होती हैं किसी भी क्लिनिक की, वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो और फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरे पड़ोस पे एक लड़का है, उसने भी हेयर ट्रांसप्लांट कराया QHT से। तो उसके बाद जब मेरे को उसका फीडबैक मिला तो फिर मेरी तरफ से श्योर हो गया था कि मैं QHT में ही आने वाला। तो जब ट्रांसप्लांट के बाद जब जैसे 15-20 दिन हो गए थे तो एक काफ़ी अच्छा एक लुक मेरा आ गया था स्कैब्स रिमूव होने के बाद। तो जब मेरे को मेरे आस पड़ोस के लोगों ने देखा, खासकर मेरी उम्र के लड़कों ने देखा, तो उनके माइंड में ऐसा आया कि भाई तूने क्या करा दिया है, मतलब ये पहले तो तेरा पूरा खाली था तो अचानक से ये मतलब इतना ज़्यादा डेंसिटी कहाँ से आ रही है। तो और अभी भी लोग नोटिस करते हैं क्योंकि शेडिंग फेस मेरा चल रहा है, फिर भी हल्के फुल्के मेरे क्या बोलते हैं रीग्रोथ हो रही है। तो एक जब मेरे सर पे बाल नहीं थे और उसके कंपैरिजन में अभी मेरे सर पे हल्के फुल्के भी बाल हैं तो लोगों को वो देख के ही लगता है कि हाँ ये कुछ कर रहा है या फिर इसका कुछ चल रहा है जिससे कि इसके बाल वापस आ। हेयर ट्रांसप्लांट के मैंने काफ़ी सारे मिथ सुने थे, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे ज़्यादा जो डराने वाला था वो ये था कि ब्रेन कैंसर हो जाता है या फिर जैसे ना कि डेथ हो जाती है। तो मैं जब यहाँ पे आया और मैंने जब डॉक्टर से बात करी तो मेरे को डॉक्टर्स ने अश्योरेंस दी और काफ़ी लॉजिकल वे में मेरे को बताया कि ऐसा कैसे होता है, कैसा नहीं होता है, और ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है हेयर ट्रांसप्लांट में, क्योंकि ऐसी कोई मेजर सर्जरी नहीं है कि जिससे कि कैंसर जैसी चीज़ पैदा हो जाए। तो ये जो एक बहुत ही बड़ा मैंने र्यूमर और मिथ सुना हुआ था, ये मेरा QHT में आके काफ़ी अच्छे से डॉक्टर्स ने सॉल्व किया। तो जैसे आज मेरी सेकंड PRP थी, तो मैं जब PRP कराने के लिए आया तो वही सेम प्रोसेस था, मेरा ब्लड निकाला और फिर उससे प्लाज्मा को अलग करके फिर उसको मेरे सर पे इंजेक्ट किया, स्कैल्प पे। तो सच्ची बताऊं तो ऐसा कुछ मेरे को ऐसा लगा नहीं कि कुछ हो रहा है, क्योंकि ये लोग जो होते हैं जैसे मसाजर होता है, QHT का जो स्टाफ है वो काफ़ी ज़्यादा क्वालिफाइड है, तो वो जो जैसे मसाजर होता है उसकी हेल्प से प्लाज्मा को इंजेक्ट करते हैं, तो उसकी वजह से जो एक पेन लेवल जो एक नॉर्मल PRP में होता है उससे ज़्यादा काफ़ी कम हो जाता है। क्योंकि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने PRP पहले भी कराई हुई है जब मेरे को हेयर फॉल था। तो मैंने जब पहली बार PRP कराई थी मैंने तभी कान पकड़ लिए थे कि नहीं भाई मेरे को PRP नहीं करानी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस था, काफ़ी ज़्यादा। तो लेकिन जब मैंने यहाँ पे अपनी पहली और दूसरी PRP आज मेरी हो गई है, तो जब मैंने कराई तो एकदम स्मूथ प्रोसेस, मतलब हल्का फुल्का पेन तो अब हल्का फुल्का होता ही है, लेकिन ऐसा नहीं था कि मेरे को रोना निकल जाए, ऐसा कुछ बहुत ही नॉर्मल सा जैसे एनेस्थीसिया लगाते हुए हुआ था वैसा कुछ था। तो बिल्कुल एकदम स्मूथ प्रोसेस और एकदम काफ़ी मज़ा आया, अच्छा सा हुआ सब कुछ, स्टाफ का बिहेवियर काफ़ी अच्छा था। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस, ये थी मेरी जर्नी। और अब मैं आपसे मिलूंगा अगली बार अपनी अगली PRP में,
तब तक के लिए जुड़े रहिएगा क्यूएसटी के साथ। 2 months follow-up. सेकेंड मंथ में शेडिंग फेज अपने पीक पर था, जहां ट्रांसप्लांटेड हेयर्स शेड हो चुके थे। ये प्रोसेस बिल्कुल नेचुरल है और लगभग 95% पेशेंट्स फेस करते हैं। इस ड्यूरेशन में फॉलिकल्स स्कैल्प के अंदर सेटल हो जाते हैं और स्ट्रॉन्ग जड़ें बनाते हैं। इसी कारण फ्यूचर हेयर ग्रोथ और भी थिक एंड नेचुरल आती है। आइए जानते हैं 4 महीने बाद पेशेंट की प्रोग्रेस कैसी रही। तो जब मैं यहाँ क्यूएसटी पे अपने ट्रांसप्लांट के लिए आया था, तो उससे पहले मेरी कंडीशन तो कुछ थी नहीं, क्योंकि पूरा सर में मतलब हल्के फुल्के से 1-2 बाल बचे रहते थे, मतलब ऐसा पूरा बीच में से खाली हो गया था। तो ये प्रॉब्लम थी मेरे को। मैं जब 16-17 साल का हुआ, तब से मेरे को हेयर फॉल की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी पढ़ाई के लिए और ये सब। जैसे ही फिर मेरी पढ़ाई पूरी हुई और मेरा ये सब कुछ हुआ, तो फिर मैं यहाँ पे ट्रांसप्लांट कराने के लिए अभी मार्च में आया था। और मार्च के बाद मेरा अभी पिछले 4 महीने हो गए ट्रांसप्लांट को, तो 3 महीने से तो मेरा शेडिंग फेज चला। 3 महीना मेरा लगभग 60-70 डेज मेरे को याद है। तो जब शेडिंग फेज ओवर था, तो ऑब्वियसली डॉक्टर्स ने मेरे को बताया था, टीम ने मेरे को बताया था कि ऐसा होगा, लेकिन फिर भी जब अपने साथ होता है तो डर तो लगता ही है दोबारा से कि बाल झड़ रहे हैं, तो ग्राफ्ट सही है नहीं है, अंदर ग्राफ्ट अच्छे से कनेक्ट हो गए नहीं हो गए, या फिर ग्राफ्ट कहीं खराब तो नहीं हो गए। और तो इसलिए मेरे को डर लगता था। लेकिन पिछले 1 महीने से जब से शेडिंग फेज ओवर हुआ है और वापस से हल्की हल्की रीग्रोथ स्टार्ट हुई है, तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरा जब मैं लास्ट टाइम पीआरबी लाया था, उस टाइम के हिसाब से अभी मेरा रिजल्ट थोड़ा बहुत आना अब स्टार्ट हो गया है, हल्का हल्का करके। और मेरे को यही उम्मीद है कि आगे भी अच्छा मेरा रिजल्ट आता रहेगा। तो ट्रांसप्लांट के बाद जब मेरे स्कैब्स मैंने जब अपने घर पे हटाए थे, तो उसके बाद मैं खुश तो हुआ था कि मतलब मैं, क्योंकि मेरा हेयर लाइन रिसीडिंग का ही प्रॉब्लम था, तो कभी भी मेरी स्ट्रेट हेयर लाइन जब मैं 15-16 साल का था उसके बाद से थी नहीं। तो जब मैंने इतने सालों के बाद देखा तो काफी खुश हुआ मैं, लेकिन वो खुशी बस कुछ दिन की थी, क्योंकि फिर शेडिंग फेज स्टार्ट हो गया था। लेकिन फिर जब शेडिंग फेज खत्म हुआ और उसके बाद वापस से जब हेयर लाइन बनने लगी, और अभी तो मतलब काफी ज्यादा वेल डिफाइंड हो गई है। मेरे को उस टाइम में पता नहीं चल रहा था कि हल्के हल्के करके आ रही है, लेकिन जब मैंने एक महीने के हिसाब से फोटोज लेना स्टार्ट किया खुद घर पे, और जब कंपेयर करना स्टार्ट किया, तो मेरे को दिखने लगा कि हाँ, मैं कहाँ था और कहाँ से कहाँ पहुंच चुका हूँ। तो अब मैं देखता हूँ कि हेयर लाइन तो लगभग आ ही चुकी है, तो उसके लिए तो मेरे को काफी अच्छा लगता है कि इतने सालों से जहाँ पे कुछ था नहीं, वहां पे इतना कुछ आ चुका है। ट्रांसप्लांट से पहले मैं काफी ज्यादा लो फील करता था, क्योंकि मतलब अपनी अपनी बात है। मैं भले ही मैं जिम जा रहा था या मैं पर्सनैलिटी में कैसी बना लूं, लेकिन तब भी मेरे को एक चीज अपने ऊपर लगती थी कि ये जो बाल है, इनकी वजह से मैं कहीं पे भी कॉन्फिडेंटली चल नहीं पाता था, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था, पूरा अपना बॉल्ड शेव करने के बाद मेरे को ऐसा लगता था कि लोग मेरे को पक्का जज कर रहे होंगे कि भाई मतलब पूरा साफ हो चुका है और ज्यादा बुरी बात है। तो लेकिन जब से ट्रांसप्लांट हुआ है तब से, और खासकर पिछले 1 महीने से, लेकिन जब से ट्रांसप्लांट हुआ है तब से ही मेरे अंदर एक होप आ गई थी और एक कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ने लगा था कि हाँ, अब तो बाल आ ही जाएंगे, अब तो कहीं जाना है नहीं, अब तो बाल आ ही जाएंगे, कभी ना कभी तो आ ही जाएंगे। तो अब जब पिछले 1 महीने से जब बाल आने स्टार्ट हुए हैं, तो चाहे मैं जिम जाऊं या मैंने अभी कुछ फंक्शंस भी अटेंड करे हैं, या मैं किन्हीं भी लोगों से मिलूं, तो मैं अपना सर छुपाने का ट्राई नहीं करता, या फिर कहीं छाया में खड़ा होने का या ऐसा कुछ भी ट्राई करता नहीं हूं, क्योंकि लोगों को देख के लगता है कि मेरे बाल हल्के हल्के करके जा रहे हैं, लेकिन अंदर से मेरे को पता है कि मेरे बाल हल्के हल्के करके आ रहे हैं। तो ये चीज है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे कॉन्फिडेंस में काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है और काफी अच्छा मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। जैसे अभी मेरे को दिख रहा है कि मेरा लगभग 30% रिजल्ट आ चुका है। अगले कुछ टाइम में मेरा 100% रिजल्ट आएगा कुछ महीनों में, तो उसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और उस टाइम पे तो कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जब मैं पहले पढ़ाई करता था, या जब भी मैं से कोचिंग में या कहीं भी बाहर दोस्तों से मिलना या कहीं भी जाता था, तो जब तक मैंने अपना शेव नहीं किया हुआ था हेड, तब भी मैं शीशे में देखता था, सोचता था कि यार मतलब इसमें मैं क्या ही सही करूं, क्योंकि थोड़े थोड़े से बाल बचे हुए हैं, और ऐसा भी नहीं कि मैं उनको बड़ा करके कवर अप कर सकूं, क्योंकि कर्ली हेयर है तो वो आगे आते ही नहीं थे, वो ऊपर ही ऊपर रहते थे, तो वो बहुत ही बेकार सा लुक लगता था। तो मैं फिर भी चल दे रहा था बिना शीशे में देखे हुए, या फिर हल्का ऐसे हाथ से वो कर लिया। कॉम्बिंग तो मेरे को मतलब अब मेरे को वापस से मैं हल्का सा कॉम्बिंग करने लग गया हूँ, वरना 2-3 साल से तो मैंने कभी कॉम्ब को हाथ भी नहीं लगाया था। मैं बस इतने से बाल थे तो उनको हाथों से ही ऐसे सेट करके मैं निकल गया था। और फिर जब मैं बॉल्ड हुआ पूरा ऐसे शेव करके, तो मेरा मोबाइल का सेल्फी कैमरा, घर के शीशे, वो तो बस नाम मात्र रह गए थे, क्योंकि मैं अपने चेहरा में ज्यादा देखता ही नहीं था, क्योंकि मेरे को पता था कि क्या ही अंदर आ जाएगा, हल्की सी बियर्ड है और बाल तो है नहीं, तो मैं क्या चेंज करूंगा अपने आप में। तो बस मैं तैयार होता था और निकल देता था। लेकिन
आज के टाइम पे अगर मैं देखूं तो सबसे जरूरी बात जो मेरे को सही लगती है वो ये है कि मेरी हेयर लाइन काफी सही आ गई है। तो हेयर लाइन आ गई तो उससे एक तो मेरी एज अपने आप कम लगने लग गई है। लोग मेरे को पहले सोचते थे कि मैं लगभग 30 साल का हूँ, आराम से सोचते थे, लेकिन अब हल्के हल्के करके उनका पर्सपेक्टिव भी बदलने लगा है। लोग देखते हैं तो उनको लगता है कि हाँ भाई इसके भी बाल वापस से आने लगे हैं। अब अननोन्स को तो नहीं पता है, जो मेरे को चुपचाप देखते थे या जिनको मैं अच्छे से नहीं जानता हूँ, लेकिन जो भी मेरे को देखता है अब उनको देख के लगता तो है कि यार मतलब कहाँ इसकी पहले पूरा चला गया था यहाँ से पूरा, और अब पूरी ये अच्छे से हेयर लाइन आने लग गई है। तो वो चीज देख के मेरे को काफी अच्छा लगता है। तो जैसे अब आज मैं आया था तो मेरी पीआरपी हो चुकी है, और जब मैं आया तो मैं यहाँ हॉस्पिटल आया और यहाँ के स्टाफ ने मेरा ब्लड सैंपल लिया, और उसके बाद उसका कुछ प्रोसेस होता है जिससे वो जो प्लेटलेट्स होती हैं उनको हटाते हैं, प्लाज्मा को, ये सब चीजें करते हैं। उसके बाद मेरी पीआरपी हुई, और पीआरपी में सच बताऊं तो पेन मेरे हिसाब से तो कुछ खास था नहीं, नॉर्मल सा, ऐसा लगा कोई चींटी काट रही है ऐसा कुछ। वो भी थोड़ा सा लगता रहता है क्योंकि ये साथ में मसाजर जो होता है वो भी यूज करते रहते हैं, तो उससे ऐसा कुछ खास पेन का पता चलता नहीं है। तो पीआरपी काफी सही रही, और मेरे को ऐसा लगता है कि पीआरपी हेयर ट्रांसप्लांट के बाद काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने ट्रांसप्लांट से पहले भी पीआरपी कराई थी जब मेरे झड़ने लगे थे बाल, लेकिन उस टाइम पे पेन इतना मैंने पहले पीआरपी कराई थी और मेरा पेन इतना हो गया था कि मैंने पहली बार कराई और मैंने बोल दिया कि मैं दोबारा नहीं कराऊंगा। और उससे भी मेरे को, मैंने फिर भी लेकिन 2-3 बार कराई और कुछ ऐसा रिजल्ट मेरे को दिखा नहीं। लेकिन अब जब मैं ट्रांसप्लांट के बाद पीआरपी, मेरी 3rd पीआरपी है, तो मैं करा रहा हूँ, तो मेरे को दिख रहा है कि हाँ ये जो पीआरपी है मेरे ट्रांसप्लांट को सपोर्ट कर रही है। और मेरे को लगता है कि ट्रांसप्लांट के बाद तो करानी ही चाहिए, और हर 4 महीने 5 महीने में जितना भी किसी को कंफर्टेबल लगे मेरे हिसाब से करानी चाहिए, क्योंकि ये रिजल्ट को काफी ज्यादा बूस्ट करता है, और जो बाल बचे हुए हैं और जो बाल नए आ रहे हैं उनको काफी अच्छे से सपोर्ट करता है। तो ट्रांसप्लांट से पहले सच बताऊं तो मार्केट तो पूरा अफवाहों से भरा हुआ है। तो मैंने भी देखा था ट्रांसप्लांट से पहले कि ब्रेन कैंसर हो जाता है, या फिर सर दर्द होने लग जाता है, आंखें सूज जाती हैं मैंने तो ये तक सुना था कि डेथ भी हो जाती है। लेकिन जब मैंने यहाँ बात करी क्यूएसटी के स्टाफ से, और उसके बाद जब मेरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट हुआ, काउंसलिंग हुई, तो उसके बाद मेरे को काफी ज्यादा रिश्योरेंस मिला। मेरे को पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी थोड़ा रहता है ना कि मार्केट में इतनी सारी बातें चल रही हैं, तो हल्का फुल्का डर रहता ही है। लेकिन आज जैसे मेरे को 4 महीने हो गए हैं और अभी तक मैंने तो कोई वैसा साइड इफेक्ट फेस किया नहीं है। स्वेलिंग हल्की फुल्की थी, वो एक फर्स्ट वीक के अंदर ही आई और उसी टाइम पे चली भी गई। और डोनर एरिया मेरा बिल्कुल हील हो चुका है, वहां पे ना ईचिंग होती है, ना पेन होता है। रेसिपिएंट एरिया आप देख ही सकते हैं, ग्रोथ हो रही है, ना कोई पेन है, ना कोई ईचिंग है, कुछ भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से जितनी भी अफवाहें थी, मेरे हिसाब से तो झूठी थी। और जिसको भी ट्रांसप्लांट कराना है वो करा सकता है। अपने डॉक्टर से बात करिए। मार्केट में तो सभी डॉक्टर बने फिरते हैं, तो जो एक हॉस्पिटल है और जहाँ कराना है वहाँ डॉक्टर से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो आप फोटो से देख सकते हैं कि मेरी पहले की कंडीशन कैसी थी, और आज तो मैं आपके सामने बैठा ही हूँ, आप देखिए रहे मेरी कंडीशन कैसी है। तो मैं यही होप करता हूँ कि आगे भी मेरा ऐसे ही रिजल्ट अच्छा आता रहे। अभी तो 30-40% ही आया है, आई होप कि आगे और अच्छा है, और मैं ऐसे ही आपको दिखाता रहूं मेरा रिजल्ट, और आप लोगों के अंदर भी कॉन्फिडेंस आए ट्रांसप्लांट कराने का क्यूएसटी से। और बस यही, फिर देखते हैं कैसे होता है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट पीआरबी सेशन में, और उस टाइम पे और अच्छी ग्रोथ हो गई होगी तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पीआरबी सेशन में। थैंक यू क्यूएसटी। तो मेरा नाम है सचिन तिवारी और मेरी उम्र है 22 साल। मैं नैनीताल उत्तराखंड से आया हुआ हूँ, और मेरे ट्रांसप्लांट को आज 4 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, और मैं क्यूएसटी हरिद्वार पे अपनी 3rd पीआरपी के लिए आया हुआ हूँ। इस ड्यूरेशन में शेडिंग फेज कंप्लीट हो चुका था एंड बेबी हेयर्स ग्रोथ फेज में एंटर कर चुके थे। आगे अपकमिंग महीने में जल्द ही हमें और भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। डोनर एरिया जहां से ग्राफ्ट्स एक्सट्रैक्ट किए गए थे कंप्लीटली अनडिटेक्टेबल था। कोई विजिबल एक्सट्रैक्शन मार्क्स या स्कार्स नजर नहीं आ रहे थे, जो हमारी एडवांस्ड क्यूएचटी टेक्निक का एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ है। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.